हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 24 नवंबर 2023 को हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपको कवर करवा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी उस वीडियो को जरूर से देखिएगा, क्योंकि काफी अच्छे खासे क्वेश्चन हमने आपको कवर करवाए हैं। साथ ही साथ अब तक की जितनी भी पीडीएफ है हम सारी की सारी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपडेट कर चुके हैं, तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सभी जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। आपका आगे आने वाले किसी भी दिन एग्जाम है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से सेंड करें। और एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने के तुरंत बाद सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आप हमें सटीक क्वेश्चन जो है सेंड करें, जिससे हम आपको 100% एक्यूरेट और सटीक एनालिसिस दे पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस आज के शानदार वीडियो सेशन को हमारे पहले क्वेश्चन से। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। और एसएससी जीडी की क्लासेस जल्दी ही हम स्टार्ट करेंगे, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। गाइस, जीके करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है, बाउंसर किस खेल से संबंधित है? सही जवाब रहेगा क्रिकेट से। बाउंसर जो शब्द है इसका प्रयोग किया जाता है क्रिकेट के खेल में। बाउंसर क्रिकेट से जुड़ा एक शब्द है। क्रिकेट में बाउंसर एक तरह की शॉर्ट पिच डिलीवरी होती है। इसे आमतौर पर तेज गेंदबाज फेंकते हैं और यह गेंद एक बार उछलती है और फिर बल्लेबाज के सिर की ऊंचाई तक पहुंचती है। इसको बाउंसर बोला जाता है। बाउंसर का मकसद बल्लेबाज को गेंद का बचाव करने या बचने के लिए मजबूर करना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो जनधन योजना की शुरुआत की गई थी 2014 में। 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना को इस देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए परिकल्पित किया गया था। और प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। तो ये डेट स्पेशली याद रखिएगा आप, कब की गई थी? 28 अगस्त 2014 को। यह एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन, बैंकिंग, बचत और जमा खातों सहित विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक किफायती तरीके से पहुंच प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान पहली बार इस योजना की घोषणा की। और यहां भारत में हर घर के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाते के साथ वित्तीय साक्षरता प्रदान करना सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए डिस्कस थ्रो का वजन कितना होता है? तो महिलाओं के लिए डिस्कस थ्रो का जो वजन होता है ये 1 किलोग्राम होता है। महिलाओं के डिस्कस थ्रो का वजन 1 किलोग्राम होता है। और यहाँ एक धातु की डिस्क होती है जिसका व्यास 18 सेंटीमीटर होता है। डिस्कस थ्रो जो है ये ट्रैक और फील्ड खेलों में से एक है। इसमें खिलाड़ी एक भारी चक्र को अपने साथी खिलाड़ी से ज्यादा दूरी तक पर फेंकने की कोशिश करते हैं, इसको बोला जाता है डिस्कस थ्रो। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गाइस, जनसंख्या से रिलेटेड लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं 2011 की जनगणना से। हर दिन आपका एक दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपके पूछे जा रहे हैं, तो आप इस टॉपिक को देख कर जाए जनगणना 2011 की। क्लियर है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपसे पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य 6,31,000 यहाँ पर है। देखिए 6.71 लाख की जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम था। CA चंद्रमौली 2011 की भारतीय जनगणना के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल महाजनगणना यानी जनगणना आयुक्त थे। उत्तर प्रदेश जो है ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब रहेगा शीला दीक्षित, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ पुस्तक के लेखक शीला दीक्षित है, तो याद रखिएगा। और यह पुस्तक जो है 10 फरवरी 2018 को प्रकाशित हुई थी। शीला दीक्षित को 15 वर्ष तक दिल्ली के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के लिए जाना जाता था। और उनकी जो किताबें हैं कौन कौन सी है? पहली तो यही है सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ, एक और है इनकी दिल्ली मेरी दिल्ली। ये इनकी 2 पुस्तकें हैं, ये फैसले याद रखिएगा, ये पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो अशोक की जो राजधानी थी ये पाटलिपुत्र थी, जिसको वर्तमान में हम पटना के नाम से जानते हैं। तो सम्राट अशोक की राजधानी मगध में पाटलिपुत्र वर्तमान पटना रही है, तथा उज्जैन तथा एवं तक्षशिला क्षेत्रीय राजधानी के रूप में जानी जाती थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक की क्षेत्रीय राजधानियां कौन सी थी, तो उज्जैन और तक्षशिला थी। सम्राट अशोक भारत के महान राजा थे, जिनके दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था तथा पिता का नाम था बिंदुसार। ये दोनों क्वेश्चन आपके कल पूछे गए थे, क्लियर है, चंद्रगुप्त और बिंदुसार वाला, तो ये आप याद रखिएगा। सम्राट अशोक का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था और इनका जो जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व का माना जाता है। यहाँ बौद्ध धर्म के समर्थक तथा एशिया और अन्य महाद्वीपों पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सहयोगी थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? तो सही जवाब रहेगा भारत ने कुल 61 पदक इसमें जीते थे। अगर आपसे पूछा था कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, कोई सा भी पदक पूछा हो आपसे, आपको जवाब यहां पर दे दिया गया है। देखिए टोटल जो पदक जीते थे भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में ये 61 पदक जीते थे। क्लियर है? अगर स्वर्ण पदक की बात करें तो 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत और 33 कांस्य पदक, साथ में टोटल 61 पदक प्राप्त किए थे। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल 61 पदक जीते थे। इसमें 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत, 23 कांस्य पदक शामिल थे।
इस शानदार प्रदर्शन के चलते भारत ने चौथा स्थान इसमें हासिल किया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया था? चौथा स्थान भारत को मिला था। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? ये जीता था 1958 में। और 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 322 सदस्यों की टीम भेजी थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 34 किससे संबंधित है? सही जवाब रहेगा, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि है ना प्रवृत्त है तब मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। यह है अनुच्छेद 34 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल भी इसकी हम कवर करवा दें। अनुच्छेद जो 34 है ये कहता है कि अनुच्छेद 36 का कहता है कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसी के साथ और भी अनुच्छेद हम कवर करवा दें जो ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। अनुच्छेद 25 की बात करें, अंतःकरण की ओर धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता ये देता है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 26 है धार्मिक विषय कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, प्रावधान है इसमें। अनुच्छेद 27 में किसका प्रावधान है? धर्म के प्रचार के लिए कराधान से मुक्ति का प्रावधान है। 28 जो अनुच्छेद है धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता का प्रावधान इसमें है। अनुच्छेद 21A देख लीजिएगा, अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है और अनुच्छेद 21A के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, अब तक सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आपका बन चुका है। अनुच्छेद 31 की बात करें तो कहता है कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 31 कहता है संपत्ति का अधिकार हालांकि अभी भी एक संवैधानिक अधिकार है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा महान्यायवादी से रिलेटेड। क्लियर है? तो महान्यायवादी से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन आपका हो सकता है कि महान्यायवादी कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आते हैं महान्यायवादी। संविधान का जो 76वां अनुच्छेद है, 76 अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के लिए प्रदान किया गया है। भारत के महान्यायवादी यानी एजी संघ कार्यकारिणी का एक हिस्सा है और महान्यायवादी देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन है? सही जवाब रहेगा भारत के महान्यायवादी। ये भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लेख है कि वहाँ भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी हैं। वहाँ मुख्य कानूनी सलाहकार है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्राथमिक वकील ये होता है। उन्हें सरकार की ओर से अधिवक्ता कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नाडा का जो फुल फॉर्म है यह है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एंड नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अगर इसमें से आपसे पूछा जाए कि नाडा में बताइए नाडा में ए का अर्थ क्या है या डी का अर्थ या एन का अर्थ क्या है, तो ये पूरा आप याद रखिएगा, इसमें से ही आपको पूछा जाएगा। यहाँ भारत में डोप मुक्त खेल के साथ 24 नवंबर 2005 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के ऋण माफी के लिए किसके पास सिफारिश लेकर जाना होता है? राज्य के ऋण माफी के लिए किसके पास में सिफारिश लेकर जाना होता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए राज्य में ऋण माफी के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश पर धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा होगा। अगला क्वेश्चन है, गद्दाम पद्मजा रेड्डी है ना, गद्दाम पद्मजा रेड्डी किस नृत्य शैली से संबंधित है? सही जवाब रहेगा कुचिपुड़ी से। प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य की है गद्दाम पद्मजा रेड्डी। इनको नृत्य शैली को आगे बढ़ाने यानी कुचिपुड़ी नृत्य शैली को आगे बढ़ाने के उनके अथक प्रयासों के लिए 2022 में पद्मश्री इनको मिला। पद्मजा रेड्डी को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री प्रदान किया। वहाँ कुचिपुड़ी से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित गांव पमारू के रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शहनाई नहीं बजाता है? आपसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन शहनाई नहीं बजाता है? अब बाकी के जो 3 ऑप्शन दिए होंगे वो वही दिए होंगे जो शहनाई बजाते हैं। एक ऑप्शन दिया होगा जो नहीं बजाते हैं, तो आपको वो एक ही पहचानना था। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने जितने भी शहनाई वादक है सारे डाल दिए हैं। अब इनमें से अलग जो मिला होगा वो आपका सही जवाब होगा। तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक है, अली अहमद, हुसैन खान और दयाशंकर जगन्नाथ, ये सारे शहनाई वादक है। इनमें से जो भी अलग ऑप्शन मिला होगा आपका सही जवाब रहेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर हमें एग्जैक्ट ऑप्शंस नहीं मिल पाए, अदरवाइज हम आपको ऑप्शंस के साथ में पूरा आंसर सटीक बता पाते हैं। अगर अपन बात करें गाइस सितार वादक की, देखिए हमने आपको बता दिया शहनाई वादक कौन कौन है। तो बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद, हुसैन खां, दयाशंकर जगन्नाथ। सितार वादक की बात करें तो पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खां, शाहिद परवेज और वंदे हसन, ये सारे के सारे सितार वादक हैं। आप नोट डाउन कर लीजिएगा। संतूर वादक की बात करें शिव कुमार शर्मा, काफी ज्यादा पूछा जाता है। भजन सोपारी, इनसे भी क्वेश्चन आपका बन चुका है, तो इनको भाई आप देख लीजिएगा। अगर अपन बात करें कि बांसुरी वादक कौन है तो हरिप्रसाद चौरसिया सबसे पहले नंबर पर यही पूछे जाते हैं। पन्ना लाल घोष भी पूछा जाता है, राजेंद्र कुलकर्णी और वे कुंजमणि, ये बांसुरी वादक है, इनको भी आप देखकर जाएं। अगला क्वेश्चन है 2022 में कौन से गाने को पुरस्कार के लिए चुना गया था? इस तरह से क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, तो हम इससे रिलेटेड ही डिटेल आपके लिए निकाल कर लाए हैं। देखिए भारतीय फिल्म RRR जो है RRR के गीत नाटू नाटू को 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का पुरस्कार मिला था और यहां प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्टर अधिनियम से, ये भी एग्जैक्ट पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है। देखिए चार्टर जो अधिनियम है 1793 में भारतीयों को देश के प्रशासन में शामिल होने का प्रावधान था। चार्टर अधिनियम 1813 ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 के नाम से भी जाना जाता था और यह अधिनियम ब्रिटिश संसद में पारित किया था। इस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया।
तो क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को किस अधिनियम ने समाप्त किया था? चार्टर अधिनियम 1813 ने समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है भारत का दूध डेयरी में कौन सा स्थान है? इस तरह से क्वेश्चन आपका बना था। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया होगा, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही जवाब रहेगा पहले स्थान पर, यानी कि भारत दूध उत्पादन में दुनिया में पहले नंबर पर है। क्लियर है? वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का योगदान 24% है। भारत में हर साल लगभग 50 से 60 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है। और दूध उत्पादन में भारत के बाद दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मेघालय को नोक्रेट, इस तरह से कोई उन्होंने बताया है कि इस तरह से आपका क्वेश्चन बना था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम उससे रिलेटेड ही आपके लिए निकाल के आए। देखिए मेघालय में नोक्रेट करके कुछ रिलेटेड नाम है, दो नाम है। एक तो नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान बनता है इससे, नोक्रेट करके इस नाम से रिलेटेड ही, और एक बनता है नोंगक्रेम नृत्य उत्सव। अब या तो आपका नोंगक्रेक यानी नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान पूछा होगा या नोंगक्रेम नृत्य उत्सव पूछा होगा। अब इनसे रिलेटेड डिटेल आपकी पूछी गई होगी। क्लियर है? बाकी जिन लोगों ने एग्जाम दिया था उनको सटीक पता होगा 100% कि वो क्या आपको क्वेश्चन मिला था। कमेंट में कमेंट करने की कोशिश करें। हम आपको यहाँ पर जितने भी हैं उससे रिलेटेड ही बता रहे हैं, यानी कि हमें कुछ क्वेश्चंस नहीं मिल पाते तो उनसे रिलेटेड हम सारी डिटेल कवर करवाने की आपके लिए कोशिश करते रहते हैं। क्लियर है? तो नोक्रेक की अगर अपन बात करें कि नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये भी आपका मेघालय है, क्योंकि मेघालय यहाँ पर दिया है कि मेघालय को नोक्रेट इस तरह से उन्होंने दिया है। नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है। इसके अलावा नोंगक्रेम नृत्य उत्सव की बात करें कहाँ मनाया जाता है, तो ये मेघालय में मनाया जाता है। आइए डिटेल कवर करें। नोंगक्रेम नृत्य उत्सव कहाँ से? पहाड़ियों के सांस्कृतिक केंद्र स्मिट में शरद ऋतु के दौरान मनाया जाता है, तो ये मेघालय से रिलेटेड है। अगर नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए गया है तो मेघालय के पश्चिम गारो जिले तुरा रेंज में स्थित नोक रेंज जैव संरक्षित क्षेत्र का एक यह हिस्सा है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, शोभना नारायण का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? सही जवाब रहेगा कथक से। शोभना नारायण एक भारतीय कथक नर्तक है और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के एक करियर अधिकारी यह है। वह भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कथक का प्रतिनिधित्व करती हैं और उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कथक की शुरुआत सामान्य रूप से उत्तर भारत के प्रारंभिक भाग में कथक या कथाकार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वन्य जीवन और वनों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 51A(G) है आपका। ये जो आर्टिकल है इससे पहले भी आपका बन चुका है, हमने आपको कवर कराया था। जो लोग गाइस एनालिसिस वाली जो पीडीएफ है, एनालिसिस वीडियो देखकर जा रहे हैं, सीधा सीधा हम आपको बता दे रहे हैं कि जो लोग डेली बेसिस पर एनालिसिस देख रहे हैं और अच्छा खासा उन पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्लियर है, 110% हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि उन्हें किसी भी तरह से यहाँ पर फायदा मिल रहा है, यानी कि 4 से 5 नंबर के सीधे सीधे वहां पर उनके क्वेश्चंस बन जा रहे हैं इन एनालिसिस वीडियोस की मदद से। तो आप सभी एनालिसिस देखें और डिटेल्ड एनालिसिस देखें, उसके बाद में पीडीएफ से जरूर से रिवीजन करें। पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी हमने सारी, तो वहां से वीडियो देखने के बाद में रिवीजन एक बार जरूर से करके जाएं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वन्य जीवन और वनों के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं? तो अनुच्छेद 51A(G) ये है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(G) के तहत वन्य जीव अभ्यारण्यों को शामिल किया गया है और इस अनुच्छेद के मुताबिक भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन करें, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों को बचाएं, जीवित प्राणियों के प्रति दयालु रहें। ये हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए इस अनुच्छेद के मुताबिक 51A(G) के तहत। अगला क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना से। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये भी नहीं मिल पाया है, डिटेल हम निकाल कर लाए हैं आपके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक लोगों ने इलाज का लाभ उठाया है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख है? यानी कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 49 अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करने के लिए उल्लेख इसमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 39A किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 39A जो जोड़ा गया ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39A को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के जरिए जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से जुड़ी बातें देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है संघात्मक व्यवस्था किस अधिनियम से लिया गया है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया संघात्मक व्यवस्था। भारत में संघीय व्यवस्था की नींव रखने का जो श्रेय है भारत सरकार अधिनियम 1935 को जाता है। ये जो अधिनियम है ब्रिटिश संसद द्वारा अगस्त 1935 में पारित किया गया था और 1937 में इसको लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है बाणगंगा महोत्सव किस भगवान को समर्पित है? तो बाणगंगा जो महोत्सव है ये भगवान राम को समर्पित है। बाणगंगा महोत्सव भगवान राम को समर्पित होने के साथ साथ यहाँ एक संगीत उत्सव है जो मुंबई के मालाबार हिल्स में वाकेश्वर मंदिर परिसर में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राज्यों के लिए अनुदान कौन मांग सकता है? तो मंत्रालय और विभाग जो है राज्यों के लिए अनुदान मांग सकते हैं। राज्यों के लिए अनुदान मांगने का अधिकार मंत्रालय और विभागों को होता है। आमतौर पर हर मंत्रालय या विभाग के लिए अनुदान मांग की जाती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पुरुष एवं स्त्रियों के लिए समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान है? तो ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 39D में देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39D में पुरुष एवं स्त्रियों के लिए समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है।
क्लियर है। तो ये देखिएगा आप, अनुच्छेद 39D के तहत प्रावधान किया गया है कि पुरुष एवं स्त्रियों को समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेल बजट को आम बजट में कब जोड़ा गया? तो रेल बजट को आम बजट में जोड़ा गया 21 सितंबर 2016 को। भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को रेल बजट को आम बजट में मिलाने को मंजूरी दी थी। 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया था। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बनेगा कि भारत का पहला संयुक्त बजट कब पेश किया गया था? 1 फरवरी 2017 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? सही जवाब रहेगा भारत के महान्यायवादी से रिलेटेड है ये। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मिले एज इट इज हमने आपको बताने में आपकी हेल्प की है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर हमने विद डिटेल के साथ में बता दिए हैं। कंप्यूटर की बात करें तो शॉर्टकट की से आपके क्वेश्चन बने जो कि डेली बेसिस पर बने और डेली हम आपको बता रहे हैं शॉर्टकट की को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। MS वर्ड और MS एक्सेल 365 से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं लगातार। तो आई थिंक इसको भी आपने अच्छे खासा कवर कर लिया होगा। और इंटरनेट से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपका MS ईमेल वगैरह, इन सभी से क्वेश्चंस आपके लगातार पूछे जा रहे हैं। हमें जितना मिला है हमने आपको बताने में आपकी हेल्प की है। अगर बात करें मैथ्स में तो मैथ्स में समीकारी से क्वेश्चंस बन रहे हैं, बैलेंस से क्वेश्चंस पूछा गया है, अभाज्य संख्या भाज्य संख्या से क्वेश्चंस बनाए, चाल दूरी से क्वेश्चन बनाए। हो सकता है और भी टॉपिक आपको पूछे गए हों एग्जाम में, बट हमें ये इतने ही मिले हैं, इतने ही हमने आपको बताए हैं। रीजनिंग में कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछा गया है, पांचवे से क्वेश्चन बनाए, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बनाए, सीरीज से बनाए और आकृति से क्वेश्चन बनाए हैं। तो ये रीजनिंग के हमने बता दिए। अब आपको सभी सब्जेक्ट का एनालिसिस पता चल चुका है यहाँ पर, मैथ्स, साइंस, जीके, रीजनिंग और इसका कंप्यूटर का। तो गाइज यहाँ पर देखिए साइंस से जो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ रहे थे कि साइंस के क्वेश्चंस कम आ रहे हैं क्या? गाइज साइंस के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं बट हमें मिल नहीं रहे, जो बता रहे हैं उनको वो साइंस के नहीं बता पा रहे हैं, उनको एग्जैक्ट याद नहीं रह पाए। बाकी जीके जीएस में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं साइंस के, बाकी ज़्यादा जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपके जीके से ही बन रहे हैं। क्लियर है गाइज? तो आई थिंक आपको काफ़ी हद तक यहाँ से आइडिया लग चुका होगा कि आपका जो पैटर्न है आज का किस तरह का रहा है, क्या लेवल आपका आज का रहा है। इस वीडियो की PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से सीधे आप टेलीग्राम पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और जो रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है, सीधे टेलीग्राम पर रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है, उनको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पर रॉयल स्टडी सर्च करना है। आपको रॉयल स्टडी लिखकर आपको सर्च कर देना है। आपको जो फर्स्ट नंबर पर लोगो मिलेगा वो इसी चैनल का है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। क्लियर है गाइस? आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। क्लियर है गाइस? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।